तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से साइकिल तक डिस्कस किया था कि साइकिल की डेफिनेशन क्या होती है। तो साइकिल की डेफिनेशन होती है ए सिस्टम इज सेड टू हैव अंडरगॉन ए साइकिल इफ इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल स्टेट एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। उसको हम क्या कहते हैं, साइक्लिक प्रोसेस या साइकिल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला टॉपिक शुरू करते हैं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस दैट कैन बी रिवर्स विदाउट लिविंग एनी ट्रेस ऑन सराउंडिंग। बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट्स एट द एंड ऑफ प्रोसेस। अगर कोई प्रोसेस हो रहा है तो उससे मान लीजिए हीट रिजेक्ट हो रहा है प्रोसेस 1 से 2 तक जाने के लिए, तो अगर हम 2 से 1 मान लीजिए 1 से 2 जा रहे हैं तो हीट रिजेक्ट हो रहा है Q। तो अगर 2 से 1 पे आए और ये जो हीट जो है ये एब्जॉर्ब हो जाए तो हमारा क्या होगा, सिस्टम भी इनिशियल स्टेट पे आ जाएगा और सराउंडिंग पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एक रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। ये इसमें कह रहा बोथ सिस्टम एंड सराउंडिंग आर रिटर्न टू देयर इनिशियल स्टेट्स। ठीक है, दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन नेट हीट एंड नेटवर्क एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स इज ज़ीरो। ये तभी पॉसिबल है कब, नेट हीट एंड नेटवर्क एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग ये ज़ीरो होता है, ज़ीरो फॉर ए प्रोसेस, तभी ये पॉसिबल होगा। ठीक है, तो जो हमारा क्वेजी स्टैटिक कंप्रेशन और एक्सपेंशन प्रोसेस होता है इसी को हम एक रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमारा एक पेंडुलम भी एग्जाम्पल है रिवर्सिबल प्रोसेस का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्या करें, मोस्ट ऑफ द प्रोसेसेस इन नेचर इज इरिवर्सिबल। जो नेचर में हमारा प्रोसेसेस होते हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। ठीक है, हैविंग टेकन प्लेस दे कैन नॉट रिवर्स देमसेल्व्स स्पॉन्टेनियसली एंड रीस्टोर द सिस्टम टू इट्स इनिशियल स्टेट। क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द प्रोसेस जो होते हैं नेचर में वो इरिवर्सिबल होते हैं। दे कैन नॉट रिवर्स देमसेल्व्स स्पॉन्टेनियसली, वो अपने आप को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिस्टम टू इट्स ओरिजिनल स्टेट पे नहीं ला सकते। जैसे हॉट कप ऑफ कॉफ़ी अगर हम रूम में रख देते हैं तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, कूल्स डाउन व्हेन एक्सपोज्ड टू सराउंडिंग। ठीक है, बट वार्म अप बाय गेनिंग हीट फ्रॉम सराउंडिंग सच दैट विदाउट एक्सटर्नल हीट सप्लाई। अगर हम रूम में कप ऑफ टी रख देते हैं तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि वो जो हीट रूम में ही तो है लेकिन उसको हम रीगेन या रिटर्न नहीं कर सकते इसमें कि बिना अदर मेथड से जो है हीट सप्लाई किए। तो ये हो गया सिंपल एग्जांपल इरिवर्सिबिलिटी का। ठीक है, नाउ व्हाई रिवर्सिबल प्रोसेस। फर्स्ट क्या होता है, इजी टू एनालाइज, मतलब क्या होता है रिवर्सिबल, हमें एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा स्टडी जो है आसान बनाने के लिए। इजी टू एनालाइज एज सिस्टम पासेस थ्रू द सीरीज ऑफ इक्विलिब्रियम्स, अलग अलग इक्विलिब्रियम से स्टेट से पास करते हैं तो उन्हें कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। सर्व एज आइडियलाइज्ड मॉडल, आइडियल मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, थ्योरेटिकल लिमिट के लिए, व्यूड एज थ्योरेटिकल लिमिट करस्पॉन्डिंग इन इरिवर्सिबल वन। ठीक है, नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस लीड टू द डेफिनेशन ऑफ सेकेंड लॉ एफिशिएंसी। रिवर्सिबल एज्यूम कर लेते हैं, इसके बाद क्या आता है, सेकेंड लॉ ऑफ एफिशिएंसी आती है। ठीक है, तो ये टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका क्या होता है, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर की डेफिनेशन बता देते हैं कि इसका कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होता है। ये क्या है, ब्रॉड डेफिनेशन क्या कहता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस। अभी मान लीजिए एक बेंच रखा हुआ है, ठीक है, धूप में, सूरज का टेम्परेचर तो सेम ही है, एक किसका है, आयरन का है, एक किसका है, वुड का है। तो अगर वुड वाले बैठते हैं, दोनों को तो सूर्य से सेम एनर्जी मिल रही है। ठीक है, सेम एनर्जी वुड लकड़ी वाले को भी मिल रहा है और स्टील वाले को भी मिल रहा है। लेकिन अगर आप
स्टील वाले बैठते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा गर्म महसूस होगा, और लकड़ी वाले पे बैठेंगे तो कम गर्म महसूस होगा। तो क्या होगा, डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस जो है टेम्परेचर को डिनोट करता है। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन आवर फिजियोलॉजिकल सेंसेशन, ये सेंसेशन पे है। जैसे हम वहाँ पे बैठे तो हमको क्या महसूस हुआ कि लोहे वाला ज़्यादा गर्म है और लकड़ी वाला कम गर्म है, ठीक है। हेंस मे बी मिसलीडिंग, मिसलीडिंग भी हो सकता है, कभी कभी कंफ्यूजिंग भी हो जाता है। मेटेलिक चेयर, यहाँ पे देखिए, मेटेलिक चेयर में फील कोल्ड देन वुड चेयर इवन एट सेम टेम्परेचर। सेम टेम्परेचर मान ठंडी की बात कर रहा है तो मेटेलिक चेयर क्या होगा कि ठंडा फील होगा एज कम्पेयर टू वुडन चेयर, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल मटेरियल्स चेंज विद टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल चेंज होती हैं। नाउ देख लेते हैं टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ठीक है। सेल्सियस स्केल एक होता है, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है, केल्विन स्केल होता है और एक रैंकाइन साइकिल होती है। ये चारों जो है इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल जो होते हैं बेस्ड ऑन टू इजीली रिप्रोड्यूसिबल फिक्स्ड स्टेट। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या होता है, केवल दो स्टेट होते हैं, विच फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। और इन्हीं को क्या कहते हैं हम, आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट भी इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। नाउ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल independent of properties of any substance in conjunction with the second law of thermodynamics। ये क्या कहता है, Q1 बाई T1 इज इक्वल टू Q2 बाई T2। ये किसके अकॉर्डिंग है, ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर स्केल फॉलो करता है किसको, केल्विन स्केल को और रैंकाइन साइकिल को, रैंकाइन स्केल को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या कह रहता है, यहाँ पे है हमारा कन्वर्जन फार्मूला जो कि हमें याद रखना है, ठीक है। टी केल्विन, अगर हम केल्विन में किसी टेम्परेचर को नोट करना है, निकालना है, तो डिग्री ऑफ सेल्सियस में जितना टेम्परेचर है उतना प्लस 273.15, और अगर हमें रैंकाइन में निकालना है तो टी डिग्री फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर है उसमें कितना 459.67 ऐड कर देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे टी डिग्री फ़ारेनहाइट 1.8 टी इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32 ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा इसमें फ़ारेनहाइट में। सिंपल फार्मूला एक मैं बता देता हूँ, C -0 100 -0 F -32 अपॉन 212 -32। यहाँ से आप C डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ प्रेशर कन्वर्जन फार्मूला। प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रेशर को आप लोगों को एकदम कंठस्थ रखना चाहिए क्योंकि प्रेशर पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे SSC हो चाहे NSPC का एग्जाम हो, ठीक है। तो डेफिनेशन, नॉर्मल फोर्स एग्जर्टेड बाय ए फ्लूइड पर यूनिट एरिया। मान लीजिए कोई एरिया है A, इस पे प्रेशर कुछ अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, मान लीजिए F फोर्स अप्लाई हो रहा है तो प्रेशर हमारा क्या होगा, F बाई एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है, ठीक है। अब प्रेशर की SI यूनिट्स को क्या क्या होते हैं, 1 पास्कल, 1 किलो पास्कल, 1 मेगा पास्कल, 1 बार एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 kg फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल कितना होता है, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 किलो पास्कल 10⁻³ पास्कल। 1 मेगा पास्कल कितना होता है, 10⁻6 पास्कल या फिर 10⁻³ किलो पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 101,325 पास्कल। ये क्या होता है हमारा, 1 बार होता है, और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 101,325 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है। और एक बार हमारा कितना होता है, 10⁵ पास्कल। इंग्लिश यूनिट में PSI यूनिट होता है, 1 ATM होता है और 1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। और नाउ प्रेशर मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एक्चुअल प्रेशर एट ए गिवन पोजीशन। यहाँ पे आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है।
एक्चुअल प्रेशर एट ए गिवन पोजीशन। मान लीजिए हमें यहाँ पे गिवन पोजीशन पे प्रेशर मेजर करना है, ये जीरो प्रेशर लाइन है या फिर प्योर वैक्यूम लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, एब्सोलूट जीरो लाइन टेम्परेचर। यहाँ से इसको जब मेजर करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, हमारा एब्सोलूट प्रेशर कहलाता है। यहाँ डेफिनेशन क्या लिखा हुआ, मेजर्ड रिलेटिव टू एब्सोलूट वैक्यूम सच दैट एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर। ये हमारा एब्सोलूट जीरो टेम्परेचर, इसके रिस्पेक्ट में हम जिस फ्री टेम्परेचर को मेजर करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो प्रेशर कहलाता है एब्सोलूट प्रेशर। ठीक है। नाउ प्रेशर गेज आर जनरली डिजाइन टू इंडिकेट जीरो एट लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर जो हमारा मेजर करता है, किसी भी गेज से हम मेजर करते हैं तो हमेशा एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर का ही प्रेशर मेजर करता है, वो वैक्यूम प्रेशर नहीं मेजर कर सकता है। ठीक है। हेंस द डिफरेंस इज नोन एज गेज प्रेशर। पी गेज प्रेशर, पी गेज इज इक्वल टू पी एब्सोलूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। नाउ प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर प्रेशर जो मेजर किया गया वो लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वो क्या कहलाता है, वैक्यूम प्रेशर कहलाता है। तो पी वैक्यूम इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोलूट। ठीक है। नाउ यहाँ पे प्रेशर डायग्राम एक बना हुआ है। ठीक है। ये हमारा क्या कौन सा लाइन हो गया, एब्सोलूट, एब्सोलूट जीरो प्रेशर। ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन। ठीक है। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाइन हो गया। मान लीजिए हमें इस लाइन पे कहीं प्रेशर मेजर करना है तो ये दोनों हमारा, इन दोनों के बीच का क्या हो गया, ये हमारा गेज प्रेशर हो गया। ठीक है। और इस रिस्पेक्ट में हम इस पॉइंट को क्या कहते हैं, ये एब्सोलूट प्रेशर ऑफ दिस पॉइंट। नाउ मान लीजिए इस लाइन पे हमें प्रेशर मेजर करना है तो ये हमारा कितना हो गया, वैक्यूम प्रेशर, और ये हो गया इसका एब्सोलूट प्रेशर। ठीक है। ये डायग्राम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे भी क्वेश्चन आराम से पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हो, पी गेज इज इक्वल टू पी एब्सोलूट माइनस पी एटमॉस्फेरिक। ठीक है। और यहाँ पी वैक्यूम इज इक्वल टू पी एटमॉस्फेरिक माइनस पी एब्सोलूट। ठीक है। ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है, इस पे कन्वर्जन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, एक दो बार वीडियो देख लेंगे तो आपको एकदम पूरा कंठस्थ हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है। नाउ क्या कहता है, आइडियल एंड रियल गैस, एनी इक्वेशन दैट रिलेट्स द प्रेशर टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस इज नोन एज इक्वेशन ऑफ स्टेट। इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या कहलाता है, मान लीजिए कोई भी स्टेट है उस पर कुछ प्रेशर होगा, कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ वॉल्यूम हो जाएगा, तो इन सब के बीच जो रिलेशन बनता है उसको क्या कहते हैं, हमारा इक्वेशन ऑफ द स्टेट। इन 1662 रॉबर्ट बॉयल जिसको कहते हैं जनरली सिंपल भाषा में, ऑब्जर्व दैट प्रेशर ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। बॉयल्स ने बताया था क्या कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हो गया, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, इसका मतलब PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर 1802 में क्या हुआ, जेम्स चार्ल्स एंड गैलुसैक ने ऑब्जर्व क्या किया कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो क्या इसने ऑब्जर्व किया कि वॉल्यूम जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। ना हमें पता है कि P इज इक्वल टू R इंटू T/V, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PV इज इक्वल टू RT। अब यहाँ पे दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्या कहलाता है, यह इक्वेशन क्या कहलाता है, कौन सा इक्वेशन, PV इज इक्वल टू RT। इसको कौन सा इक्वेशन कहते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ द स्टेट। द हाइपोथेटिकल गैस दैट ओबेज दिस लॉ इज कॉल्ड आइडियल गैस। द हाइपोथेटिकल, यहाँ पे देखिए हाइपोथेटिकल गैस क्यों इसको कह रहा है, क्योंकि ऐसा कोई गैस एग्जिस्ट ही नहीं करता है आइडियल, तो इसको क्या कहता है, हाइपोथेटिकल गैस। जो इस आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको हम कौन सा गैस कहते हैं, आइडियल गैस कह देते हैं। ठीक है। नाउ आइडियल एंड रियल गैस। ठीक है। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लिखा था, PV
सॉरी PV इज इक्वल टू RT। यहाँ पे R क्या होता है हमारा? R इज ए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी गिवन बाय द यूनिट किलो जूल पर केजी केल्विन। तो R की यूनिट क्या होती है? किलो जूल पर केजी केल्विन उसकी यूनिट होती है। नाउ V जो होता है हमारा टोटल वॉल्यूम होता है इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक वॉल्यूम। और स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम कैसे डिनोट करते हैं? स्मॉल v से डिनोट करते हैं, ठीक है। नाउ इसको हम पुट कर देते हैं अगर फॉर्मूले में, तो हमारा क्या निकल के आता है? कैपिटल V P इंटू कैपिटल V इज इक्वल टू मास इंटू R इंटू T। दस फॉर ए फिक्स्ड मास, अगर मास फिक्स्ड हो जाता है तो ये हमारा क्या होता है? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2, ठीक है। ये फार्मूला याद रखना। बिहेवियर ऑफ ए रियल गैस अप्रोचेज टू दैट ऑफ एन आइडियल गैस एट लो डेंसिटीज, ठीक है। आइडियल गैस का बिहेवियर जो है रियल गैस को फॉलो करने लगता है, कब? जब डेंसिटी बहुत कम होती है। दस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डेंसिटी ऑफ द गैस डिक्रीजेज एंड द गैस अप्रोचेज टू आइडियल गैस, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन इज लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक रेंज। ये क्या कह रहा है? आइडियल गैस इक्वेशन का एप्लीकेशन जो है ये सब स्पेसिफिक रेंज में ही अप्लाई होता है, ठीक है। देयरफॉर इट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव मोर एक्यूरेट प्रिडिक्शन। तो हमें पूरा प्योर जो है एक्यूरेट जो है प्रिडिक्शन की ज़रूरत होती है। इसके लिए कौन सा इक्वेशन आता है? वांडर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो ये क्या कहता है कि P प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? RT। यहाँ पे A और B क्या है? कांस्टेंट है, ठीक है। इस इक्वेशन को क्या कहा जाता है? कौन सा इक्वेशन? ये इक्वेशन P प्लस ए बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में V माइनस बी इज इक्वल टू RT। इसको क्या कहते हैं? वांडर वाल्स इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। दिस इक्वेशन टेक्स इनटू अकाउंट फर्स्ट क्या है? इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन फोर्सेस। इसने क्या कंसीडर किया है? इंटरमॉलिकुलर, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्सेस जो भी हैं उनको कंसीडर किया है, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स। एटम्स के भी कुछ मॉलिक्यूल्स के भी कुछ वॉल्यूम होंगे, उनको भी इसने क्या किया है? कंसीडर किया, ठीक है। तो वांडर वाल इक्वेशन हो गया ये। नाउ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हम लोग के एग्जाम्स के फोकस से, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में हो जाता है, तो इसको आप लोगों को मैं नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ना NHPC में पूछा जाएगा, ना तो SSC JEE में पूछा जाएगा, ठीक है। नाउ थर्मल इक्विलिब्रियम की बात हो गई, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या कर? नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो नो चेंज विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर और नो टेम्परेचर ग्रेडियंट, कोई टेम्परेचर ग्रेडियंट भी नहीं है, ठीक है। हॉट कप ऑफ टी या कोफिशिएंट कूल्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक वार्म्स अप विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कब भी मतलब क्या होता है? कॉफ़ी हमारा रखा हुआ है वो भी टाइम के साथ ठंडा होता है, और अगर कोल्ड ड्रिंक भी रख देते हैं तो ये गर्म होने लगता है टाइम के साथ। व्हेन ए बॉडी इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद अनदर बॉडी एट डिफरेंट टेम्परेचर्स हीट ट्रांसफर्ड फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू दैट विद लोअर वन अटेंड ए थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डायग्राम बना के समझाता हूँ, ठीक है। एक बॉडी ये हो गई, एक बॉडी ये हो गई। इसका क्या है? T1 टेम्परेचर, इसका क्या है? T2 टेम्परेचर है। अगर ये टेम्परेचर डिफरेंस है तो इसमें क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगा, और ये तब तक होता जाएगा जब तक दोनों का टेम्परेचर जो है, दोनों बॉडीज़ के टेम्परेचर जो है बराबर नहीं होगा। तो इस इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। नाउ हीट एंड वर्क की बात होती है। एनर्जी कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम इन टू फॉर्म्स, हीट एंड वर्क। कोई हमारा सिस्टम है, इससे एनर्जी किस फॉर्म में? दो फॉर्म में ट्रांसफ़र हो सकती है। पहला क्या? हीट के फॉर्म में, दूसरा वर्क के फॉर्म में। नाउ हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड, सॉरी एक मिनट,
कहाँ थे, हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड बिटवीन टू सिस्टम और ए सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय वर्चू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। हीट जो है ट्रांसफ़र होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, किससे, टेम्परेचर डिफरेंस के फॉर्म में हीट जो है ट्रांसफ़र होता है, डेल्टा टी टेम्परेचर के फॉर्म में जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। और ए सिस्टम एंड सराउंडिंग बाय वर्चू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिशन। हीट को क्या कहते हैं, एनर्जी इन ट्रांजिशन कहते हैं, ठीक है। नाउ प्रोसेस इन्वॉल्विंग नो हीट एक्सचेंज इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। जहाँ पे भी कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, नो डी क्यू इज इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसको हम कौन सा प्रोसेस कह देते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कह देते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे एक क्लोज सिस्टम दिखाया गया है, यहाँ से हीट जो है ट्रांजिएंट फॉर्म में बाउंड्री क्रॉस कर सकता है हीट के फॉर्म में, और वर्क के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है किसी सिस्टम से सराउंडिंग में, ठीक है। नाउ पॉसिबिलिटीज़ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, मतलब क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो पहला क्या, परफेक्ट इंसुलेशन, नेग्लिजिबल एनर्जी ट्रांसफ़र थ्रू बाउंड्री। अगर हमारा सिस्टम है इसके हम परफेक्ट तरीके से इंसुलेशन कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा नेग्लिजिबल एनर्जी ट्रांसफ़र होगा थ्रू बाउंड्री। सेकंड क्या करें, बोथ द सिस्टम एंड सराउंडिंग एट सेम टेम्परेचर। अभी मान लीजिए हमारा T1 है और T टेम्परेचर पे हमारा सराउंडिंग भी है, तो क्या होगा, कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के। फिर क्या करें, नो एनर्जी ट्रांसफ़र ड्यू टू अब्सेंस ऑफ ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स मतलब डेल्टा टी। हीट का ड्राइविंग फोर्स क्या है, हीट का ड्राइविंग फोर्स टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता है तो वहाँ पे कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। नोट, एडियाबैटिक प्रोसेस नॉट इज इक्वल टू आइसोथर्मल प्रोसेस। ये ध्यान देने वाली बात है, एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट है, और एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा। यहाँ पे क्या लिखा है, नो हीट ट्रांसफ़र। और आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब क्या है, एनर्जी कंटेंट एंड टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज्ड विद द हेल्प ऑफ वर्क। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वर्क की हेल्प से हम उसकी एनर्जी को, सिस्टम की एनर्जी को बदल सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्या है, एनर्जी ट्रांसफ़र इन फॉर्म ऑफ हीट बाय थ्री वेज। अब हीट ट्रांसफ़र मतलब एनर्जी ट्रांसफ़र इन फॉर्म ऑफ हीट बाय थ्री वेज। कोई सिस्टम है हमारा, इनसे हीट जो है तीन तरीके से जा सकता है। पहला क्या कहलाता है, कंडक्शन, दूसरा क्या होता है, कन्वेक्शन, और तीसरा क्या है, रेडिएशन। ये हीट ट्रांसफ़र के तीन मेथड्स हैं। तो कंडेंसन क्या, कंडक्शन कैसे होता है, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम ए मोर एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम या सब्सटेंस टू द एडजेसेंट लेस एनर्जेटिक वन एज ए रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन। सिंपल भाषा में इसको मैं क्या बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पे एक बॉडी है, ये भी सॉलिड बॉडी है, सॉलिड बॉडी के बीच में कैसे ट्रांसफ़र होता है, कंडक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। नाउ कन्वेक्शन क्या होता है, अगर एक कन्वेक्शन के मेथड से हीट कैसे फ्लो होता है, मान लीजिए एक हमारी कोई बॉडी है हाई टेम्परेचर पे, यहाँ पे एयर है या फिर कोई फ्लूइड है, तो इसमें अगर हीट ट्रांसफ़र हो रहा है तो ये कन्वेक्शन के मेथड से होगा। एंड रेडिएशन क्या होता है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। कंडक्शन के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, कन्वेक्शन के लिए भी मीडियम की ज़रूरत होगी, लेकिन रेडिएशन एक ऐसा मेथड है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय तरंगों के फॉर्म में जो है हीट ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र ऑफ हीट ड्यू टू द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यहाँ पे कोई किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है हीट ट्रांसफ़र के लिए, नो मीडियम रिक्वायर्ड, ठीक है। सिंपल समझ में आ गया होगा, रेडिएशन हो गया, कन्वेक्शन हो गया और कंडक्शन हो गया, ठीक है। तीन मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। नाउ वर्क की बात यहाँ पे आ जाती है, वर्क इज द एनर्जी ट्रांसफ़र एसोसिएटेड विद ए फोर्स एक्टिंग थ्रू ए डिस्टेंस डिनोटेड बाय जूल या फिर किलो जूल। तो वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, या तो जूल से डिनोट करते हैं या तो किलो जूल से डिनोट करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे क्या हो गया, अगर हम पिस्टन पे कोई फोर्स लगा रहे हैं तो ये अगर x डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, रेजिंग ऑफ पिस्टन, और यहाँ पे भी वर्क हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, रोटेटिंग शाफ्ट, मान लीजिए टी टॉर्क लग रहा है, थीटा एंगल मूव कर रहा है, टी इंटू थीटा क्या हो जाएगा हमारा, वर्क। ठीक है। नाउ स्पेसिफिक वर्क इज वर्क पर यूनिट मास। तो स्पेसिफिक वर्क को हम स्मॉल w से डिनोट करते हैं, और ये कितना होता है, कैपिटल W बाई m। यूनिट कितनी होती है इसका, जूल पर केजी। एंड नाउ पावर इज क्या है, वर्क पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, पावर। और पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम, और ये क्या उतना होता है, जूल पर सेकेंड या फिर वाट से डिनोट करते हैं। पावर की यूनिट क्या हो गई, जूल पर सेकेंड या फिर वाट, और वर्क की यूनिट क्या हो गई, जूल पर केजी। नाउ साइन कन्वेंशन, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है थर्मोडाइनमिक्स में, साइन कन्वेंशन। यहाँ पे मैं आप लोगों को एकदम अच्छे से समझाता हूँ साइन कन्वेंशन क्या होता है। ये मान लीजिए हमारा सिस्टम है, तो अगर हम हीट जो है सप्लाई कर रहे हैं हमारे सिस्टम को, हीट इनपुट टू द सिस्टम, तो इसको कंसिडर करेंगे पॉजिटिव। नाउ हीट अगर रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम या फिर हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द सिस्टम, तो इसको कहेंगे हम नेगेटिव। सेम इसी तरीके से अगर W वर्क जो हमारा इनपुट टू द सिस्टम है तो इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव। एंड अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, मतलब सिस्टम हमारा क्या कर रहा है, सिस्टम हमारा काम कर रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पे ये डिटेल में सिंपल लिखा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है। साइन कन्वेंशन, हीट ट्रांसफ़र टू ए सिस्टम इज पॉजिटिव। ठीक है, अगर सिस्टम में इन हो रहा है हीट तो पॉजिटिव होगा। नाउ हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम ए सिस्टम इज नेगेटिव। देखिए क्यू इन अगर हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, क्यू आउट हो रहा है तो ये नेगेटिव होगा। एंड वर्क डन बाय ये सिस्टम, अगर सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। नाउ अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, अगर सिस्टम पे वर्क हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ये हो गया हमारा साइन कन्वेंशन। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इसी को पूछे जाते हैं और इसी में आपको उलझा के वो रख देता है। नाउ ये रिलेशन, हीट एंड वर्क में रिलेशन की बात कर रहा है, सिमिलरिटीज बिटवीन हीट एंड वर्क। तो सबसे पहली सिमिलरिटी क्या होती है, बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम एज दे क्रॉस द बाउंड्री, हेंस बोथ आर बाउंड्री फिनोमेना है। हीट एंड वर्क दोनों क्या हो गया, बाउंड्री फिनोमेना है, बाउंड्री फिनोमेना है दोनों। ठीक है। सिस्टम प्रोसेस एनर्जी, सिस्टम पजेज एनर्जी बट नाइदर हीट नॉर वर्क। कोई भी सिस्टम एनर्जी पजेज करता है, एनर्जी रखता है, लेकिन ना तो हीट पजेज करता है ना तो वर्क। ठीक है। नाउ थर्ड क्या हो गया, बोथ आर एसोसिएटेड विद प्रोसेस। दोनों जो है प्रोसेस है, मतलब कि पाथ फंक्शन है, पॉइंट फंक्शन नहीं है। हीट एंड वर्क हैव नो मीनिंग ऑफ एट स्टेट, इससे स्टेट का कोई मतलब नहीं है, इस पे क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। मतलब क्या होगा, बोथ आर पाथ फंक्शन। अब यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ पाथ फंक्शन क्या होता है। पाथ फंक्शन क्या होता है, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस। अगर मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक प्रोसेस जा रहा है 1 से 2, तो ये क्या होगा, जो पाथ फंक्शन होंगे इस प्रोसेस पे, इस पाथ पे डिपेंड करेंगे कि किस पाथ से जा रहा है, इधर से जा रहा है, इधर से जा रहा है। सेम पॉइंट पे जाने के डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, तो ये पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करता है। ठीक है। एज वेल एज द एंड स्टेट्स, इस पे भी डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, मतलब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे और पाथ पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। नाउ एक क्या होता है, पॉइंट फंक्शन, मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द स्टेट ओनली एंड नॉट ऑन हाउ द सिस्टम अप्रोचेज द स्टेट। इससे कोई मतलब नहीं होता है कि कैसे ये इससे इस स्टेट पे 1 से 2 किस तरीके से गया, इस पर कोई डिपेंड नहीं करता है। ठीक है।
कोई मतलब नहीं, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे मतलब होता है, तो उसको फंक्शन को कहते हैं पॉइंट फंक्शन। तो ये हो गया आपका पाथ फंक्शन और पॉइंट फंक्शन। तो वर्क और हीट क्या होता है, हमारा पाथ फंक्शन होता है, याद रखना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम्स में। नाउ path function have inexact differentials designated by symbol del। path function को कैसे del से डिनोट करते हैं, ठीक है। thus a differential amount of heat or work is represented as del q और del w instead of dq और dw की जगह पे इसको हम किससे डिनोट करते हैं, del q और del w से, ये ध्यान देना, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑन द अदर हैंड आर पॉइंट फंक्शन। जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो क्या होते हैं, पॉइंट फंक्शन होते हैं। एंड हैव एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स और डेजिग्नेटेड बाय सिंबल डी से डिनोट करते हैं। जो एग्जैक्ट होता है उसको डी से डिनोट करते हैं, और जो इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होता है उनको हम डेल से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हीट एंड वर्क का टॉपिक। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय डी वी and is given by integration of 1 to 2 dv is equal to v2 minus v1 is equal to del v। Thus volume change during process 1 to 2 is always volume at state 2 minus volume at state 1 regardless the path followed। वॉल्यूम क्या है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। इसलिए क्या हो गया कि वॉल्यूम भी एक प्रॉपर्टी है। टोटल वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस 1 एंड 2, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल W1 2 से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। ये एक साइक्लिक प्रोसेस आपका डिनोट किया गया है पीवी कर्व पे, ठीक है। स्टेट 1 से स्टेट 2 पे ये साइक्लिक मैनर में जा रहा है। नाउ यहाँ पे आता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल्स रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी फॉर देयर टेम्परेचर टू इंक्रीज थ्रू यूनिट क्वांटिटी। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर अलग अलग मटेरियल्स हैं तो इसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अलग हीट की ज़रूरत होती है, और इसके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए अलग हीट्स की ज़रूरत होती है। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट कहा जाता है, ठीक है। हेंस इट इज रिक्वायर्ड टू डिफाइन ए प्रॉपर्टी टू कंपेयर द एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस, ठीक है। 1 kg ऑफ फेरस 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 4.5 किलो जूल। ऐसे 1 kg ऑफ वाटर अगर हम ले लेते हैं और उसका टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री तक इंक्रीज करना है तो 41.8 किलो जूल हीट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। मतलब 1 kg मास ऑफ एनी सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करना चाहते हैं बाई 1 डिग्री, देन जो हीट की ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। नाउ डेफिनेशन क्या होगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस बाई 1 डिग्री। यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर क्या है, 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की ज़रूरत होती है वो हमारा कहलाता है स्पेसिफिक हीट। नाउ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर Cp, the energy required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree at constant pressure is called specific heat at constant pressure, ठीक है। मान लीजिए 1 kg मास का कोई सब्सटेंस हम ले लेते हैं, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाना है और उसका प्रेशर क्या रखते हैं हम, कांस्टेंट रखते हैं, तो जितनी हीट की ज़रूरत होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सेम इसी तरीके से स्पेसिफिक हीट ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम क्या हो जाएगा, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास का टेम्परेचर जो है मास ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 डिग्री
एज द वॉल्यूम इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो जो हीट की ज़रूरत होती है उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, नाउ स्पेसिफिक हीट Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। ठीक है, ये याद रखना आपको। Cp की वैल्यू होती है 1.05 किलो जूल पर केजी केल्विन और Cv की वैल्यू होती है 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। नाउ कंसीडर ए सिस्टम फिक्स्ड मास एंड अंडरगोइंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या एक्सपेंशन प्रोसेस। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ई एनर्जी इनपुट माइनस एनर्जी आउटपुट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम। नेट अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट्स ऑफ आइडियल गैस, इसका यहाँ पे डेरिवेशन दिया हुआ है। ठीक है, बाय डेफिनेशन एंथैल्पी क्या होता है, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, ये हो गया हमारा एंथैल्पी। आइडियल गैस लॉ क्या होता है, पी वी इज इक्वल टू आर टी। नाउ H इज इक्वल टू यू आर टी, यहाँ पे क्या हो गया, H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी में पी वी इज इक्वल टू आर टी रख देते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे हमारा क्या आ जाएगा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इसको क्या कहते हैं, मेयर्स फार्मूला। ठीक है, मेयर्स फार्मूला यहाँ से ही आपका आ जाता है सी पी बाई सी वी, सी पी बाई सी वी इज इक्वल टू गामा। ये भी फार्मूला याद रखने वाली चीज़ है। नाउ क्या है, पी डी वी वर्क। पी डी वी वर्क क्या होता है कि लेट द पिस्टन मूविंग, पिस्टन मूव कर रहा है मान लीजिए स्मॉल डिस्टेंस के लिए, P इंटू डी एक्स इंटू क्या होगा, एरिया। तो डी एक्स इंटू एरिया हमारा क्या हो गया, चेंज इन वॉल्यूम। तो वर्क इज इक्वल टू पी डी वी, कहीं से आ जाता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी। फार्मूला याद रखना, ज़्यादा डेरिवेशन का मतलब नहीं है, क्योंकि आपको कैलकुलेटर तो मिलने वाला है नहीं, तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस तो आपसे पूछे जाएंगे नहीं। तो शर्त ये है कि आप लोग जानते रहिए कॉन्सेप्ट क्या कहता है, पी डी वी कहाँ से आता है। ठीक है, ना क्या पी डी वी वर्क की बात होती है, पी डी वी वर्क इन डिफरेंट क्वेजी स्टैटिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये सबसे पहले कौन सा प्रोसेस शुरू किया गया, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, या फिर इसको क्या कहते हैं हम, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो इसमें 1 से 2 स्टेट तक जाता है। ठीक है, प्रोसेस। तो अंडर द एरिया अंडर द पी डी वी कर्व, तो ये हमारा जो एरिया होता है इसको हम निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा W12। ये किसके बराबर होता है, पी V2 माइनस V1 के बराबर होता है हमारा। ठीक है, ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस का बहुत सिंपल वर्क का फार्मूला निकालने का मेथड है। ठीक है, नाउ क्या है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में वर्क हमारा कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, V इंटू डी पी। ये हमारा वर्क इनपुट हो गया। ठीक है, लेकिन आउटपुट वर्क की बात पूछा था तो इंटीग्रेशन ऑफ V1 टू V2 पी डी वी। तो V जब कांस्टेंट है तो डी वी जीरो हो गया, तो ये हमारा कितना होगा, जीरो वर्क डन हो जाएगा। आइसोकोरिक प्रोसेस या कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में कितना वर्क होगा, जीरो वर्क आउटपुट होगा। नाउ पी डी वी वर्क फॉर किस प्रोसेस के लिए, पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब क्या होगा, आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, W12 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 पी डी वी। यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू P1 V1 C, या फिर P इज इक्वल टू P1 V1 बाई V। यहाँ पे इसको रख के इसको सॉल्व करेंगे तो P1 V1 इज इंटू ln P1 बाई P2, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिफरेंट प्रोसेसेस की बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, अगर हम n की वैल्यू पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की बात करनी है, पी वी की पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ n इज इक्वल टू अगर इन्फिनिटी है तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। n की वैल्यू अगर 3 है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस 2 1, अगर 1 हो गया
तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नाउ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है कि इफ़ टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, अगर कोई दो बॉडीज जो है थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम में है किसके साथ, किसी तीसरी बॉडी के साथ, देन दे आर आल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। यहाँ पे देखिए बॉडी ए है, बॉडी बी है और बॉडी सी है। ठीक है, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी एक दूसरे के साथ भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कहता है का जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो this statement is very simple. However, this cannot be directly concluded from the other laws of thermodynamics. It serves as the basic of validity of temperature measurement. मतलब ये टेम्परेचर मेजरमेंट का सबसे बेसिक मेथड है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, टेम्परेचर मेजरमेंट में बहुत हेल्प करता है। Now, by replacing the third body with temperature with a thermometer, the zeroth law can be stated as two bodies are in thermal equilibrium if both have the same temperature, regarding even if they are not in contact with each other। ठीक है, ये थर्मोमीटर जो होता है ये किस पे, जीरो लॉ पे ही काम करता है। ठीक है, टेम्परेचर measured by thermometer and is known A is in thermal equilibrium with B, then temperature B is also known as even not in contact with the temperature। ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि फॉर्मुलेटेड एंड लेवल्ड बाई आर एच फाउलर के द्वारा ये सब किया गया था। हाउएवर इट्स सिग्निफिकेंस इज रियलाइज्ड आफ्टर हाफ सेंचुरी आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हेंस नेम्ड एज जीरोथ लॉ। जीरोथ लॉ इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है कब इजाद हुआ, कब इसकी जानकारी हुई, फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद, तो इसीलिए इसको क्या कहा गया, जीरोथ लॉ। नाउ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, important due to its ability in provide a sound basis to study between different form of energy and different interactions। स्टेटमेंट क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड during a process but can be only converted from one form to another form। ठीक है, एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना तो नष्ट कर सकते हैं, केवल इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, एम जी डेल्टा जेड इज इक्वल टू हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर। किस में है, मान लीजिए किसी एच हाइट पे या जेड हाइट पे कोई मास रखा हुआ है, उसको हम वहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, जिससे उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज होगी। नाउ दिस फॉर्म्स द बेसिस फॉर द हीट बैलेंस एंड एनर्जी बैलेंस। तो हीट बैलेंस और एनर्जी बैलेंस को बेसिस देता है। ये क्या होगा, टोटल एनर्जी एंटरिंग द सिस्टम इज इक्वल टू टोटल एनर्जी माइनस टोटल एनर्जी लीविंग ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। सिंपल फॉर्मूला, इसको याद रखना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हॉट कप ऑफ कॉफी गेट्स कूल्ड ऑफ व्हेन एक्सपोज्ड टू सराउंडिंग। अगर हॉट कप ऑफ टी को हम एक्सपोज करते हैं सराउंडिंग में, तो एनर्जी लॉस्ट बाई
coffee is equal to energy gained by the surroundings. Here first law of thermodynamics is satisfied. However converse is not true होता है, ठीक है। अब ये तो ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही अभी आप लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर की इम्पोर्टेंट बात ये हो गई। थर्मल एनर्जी रिजर्वायर एक ऐसा रिजर्वायर है जो कि एब्जॉर्ब से यार सप्लाई कर सकता है हाई टेम्परेचर, मतलब ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट कैन सप्लाइड विदाउट चेंज इन एनी टेम्परेचर। क्या कर हाइपोथेटिकल बॉडी विद रिलेटिवली वेरी लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी that can supply or absorb finite amount of heat without undergoing change in temperature। बिना टेम्परेचर चेंज हुए वो जो है फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसको क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर। ओशियन हो गया, लेक हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, ये सब हमारा क्या एग्जांपल होगा किसका, थर्मल एनर्जी रिजर्वायर का, ठीक है। रिजर्वायर दैट सप्लाइज एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज सोर्स। जो हीट सप्लाई करता है उसको सोर्स कहते हैं। एंड रिजर्वायर दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट इज नोन एज सिंक। जो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है उसको सिंक कहते हैं, जो सप्लाई करता है उसको क्या कहते हैं, हम सोर्स कह देते हैं। नाउ फॉर सच एग्जाम्पल इट कैन बी कंक्लूडेड दैट वर्क कैन बी कन्वर्टेड टू हीट, बट converting heat to work requires special devices. These devices are known as heat engine। यहाँ से मान लीजिए Q ले लिया, ठीक है, और कुछ वर्क दे दिया, कुछ हीट रिजेक्ट दिया, ये जो डिवाइस होता है उसको क्या कहते हैं, हीट इंजन कहते हैं, ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीट इंजन, दे रिसीव द हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। ये मान लीजिए हाई टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये हमारा हीट इंजन हो गया। ये लो टेम्परेचर रिजर्वायर है, ये वर्क आउटपुट दे रहा है। तो हीट इंजन क्या करता है, यहाँ से क्यू ले लिया TH हाई टेम्परेचर से, और कुछ हीट जो है वो लोअर टेम्परेचर पे सप्लाई कर देता है, उसके बाद कुछ वर्क भी प्रोड्यूस करता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। दे ऑपरेट ऑन ए साइकिल। साइकिल पे ऑपरेट करता है कौन, हीट इंजन। हीट इंजन इज जनरली वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस। हीट इंजन क्या है, वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस है, जैसे गैस टरबाइन, IC इंजन, स्टीम पावर प्लांट, ठीक है। नाउ हीट इंजन का यहाँ पे आपको डायग्राम बनाया गया है सिंपल सा। हीट हाई टेम्परेचर सोर्स हो गया, लो टेम्परेचर यहाँ पे सिंक हो गया, ये Q इनपुट हो रहा है और ये Q हीट जो है रिजेक्ट किया जा रहा है। नाउ Q इनपुट माइनस Q आउटपुट इज इक्वल टू क्या हो गया, हीट। तो हीट इंजन का परफेक्ट डेफिनेशन हो गया। और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में स्टीम पावर प्लांट की यहाँ पर डिस्कशन कर लेते हैं। स्टीम पावर प्लांट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बॉयलर होता है। बॉयलर में कहाँ से, फर्नेस से जो है हीट सप्लाई किया जाता है, जिससे क्या होता है कि हमारा वाटर जो है जिसमें किसमें कन्वर्ट होता है, स्टीम में। और स्टीम को फिर हमें हाई प्रेशर स्टीम को कहाँ पे ले जाते हैं, सप्लाई करते हैं टरबाइन में। टरबाइन पे हीट रिलीज होता है और टेम्परेचर भी इसका ड्रॉप होता है। फिर इसको सप्लाई किया जाता है कंडेंसर पे। और कंडेंसर क्या होता है, लो टेम्परेचर बट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे होता है सिंक। फिर इसको पंप करके हम पंप में पहुंचा देते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, स्टीम पावर प्लांट। नाउ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक है नेटवर्क। नेटवर्क क्या हो गया हमारा, वर्क नेट इज इक्वल टू W आउट माइनस W इनपुट। ईच कंपोनेंट इज एन ओपन सिस्टम। नाउ del U इज इक्वल टू 0, वर्क इज इक्वल टू Q आउटपुट माइनस Q इनपुट, ठीक है। थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है, नेट वर्क आउटपुट अपॉन टोटल हीट इनपुट
मतलब जो हमारा डब्लू नेट है, जो नेट आउटपुट हमें वर्क मिल रहा है और कितना हीट हम इनपुट कर रहे हैं, उसका जो रेशियो होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी ऑफ थर्मल एफिशिएंसी होती है। ठीक है, नाउ वर्क नेटवर्क इज इक्वल टू क्यू हायर माइनस क्यू लोअर। क्यू हायर क्या है, जो हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट सप्लाई किया जाता है उसको हम क्यू एच से डिनोट करते हैं, और जो रिजेक्ट किया जाता है सिंक को उसको हम क्यू एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू एल बाई क्यू एच। ठीक है, नाउ क्या होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। इसमें क्या कहता है, हीट इंजन मस्ट गिव अवे सम हीट टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर सच दैट सिंक टू कंप्लीट द साइकिल। कोई भी हीट इंजन है, ऐसा नहीं होगा कि वो क्या होता है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से जो है हीट ले, और ये मान लीजिए क्यू हीट ले, और ये हीट इंजन जो है डब्लू बराबर क्यू के वर्क प्रोड्यूस कर दे, और ये जो है रिजेक्ट जीरो वर्क करे। तो ये हमारा हो गया। ठीक है, इस तरीके का साइकिल बनाना मतलब इम्पॉसिबल है। हीट इंजन मस्ट गिव अवे सम हीट, ये होना चाहिए कुछ ना कुछ हीट जो है इसको रिजेक्ट करना चाहिए। किसको, टू लो टेम्परेचर रिजर्वायर को, जिसको हम सिंक कहते हैं। ठीक है, thus a heat engine must exchange heat with at least two रिजर्वायर से। किसी हीट इंजन को कम से कम 2 रिजर्वायर से जो है हीट एक्सचेंज करना चाहिए, तभी जो है ये ऑपरेट करेगा परफेक्ट वे में। दिस फॉर्म्स द बेसिक्स फॉर केल्विन प्लैंक एक्सप्रेशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट या फिर एक्सप्रेशन एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में ये डिस्कस करता है। नाउ केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या होता है। केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन ए साइकिल टू रिसीव हीट फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर एंड प्रोड्यूस नेट अमाउंट ऑफ वर्क। क्या कह रहा है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस, किसी भी डिवाइस के लिए इम्पॉसिबल है कि वो एक साइकिल में ऑपरेट करे और हीट जो है रिसीव करे सिंगल रिजर्वायर से और प्रोड्यूस नेट अमाउंट ऑफ वर्क। क्या करे कि हायर टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट ले रहा है मान लीजिए 100 किलोवाट, और टोटल किसमें वर्क में प्रोड्यूस कर दे, और जो है लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को क्या दे दे, वैल्यू दे दे, मतलब जीरो हीट रिजेक्ट करे लोअर टेम्परेचर रिजर्वायर को। अल्टरनेटिवली कह सकते हैं नो हीट इंजन कैन हैव ए थर्मल एफिशिएंसी ऑफ 100%। कोई भी हीट इंजन क्या 100% एफिशिएंट नहीं हो सकता। ठीक है, नाउ रेफ्रिजरेटर या फिर हीट पैम्प के बारे में हम देख लेते हैं। तो रेफ्रिजरेटर फ्रिज सबके घर पे उपयोग होता होगा। इसका काम क्या होता है, जो हमारी सब्जियां हैं और सब्जी हो गया मान लीजिए खाना हो गया, उसको क्या करना होता है, ठंडा रखना है, एक नॉर्मल टेम्परेचर से डाउन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से डाउन टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। ठीक है, यहीं पे अगर हम बात करें हीट पंप की, तो हीट पंप का काम क्या होता है कि रूम का टेम्परेचर विंटर्स में यूज किया जाता है, और रूम का टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से ज़्यादा मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हीट पंप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, उसको मैं आपको लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। हीट इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर रीजन। ठीक है, द रिवर्स प्रोसेस कैन नॉट बी अकर ऑन इट्स सेल्फ। आसान मतलब अपने आप लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हाई टेम्परेचर रिजर्वायर पे हीट ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, लेकिन हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से लो टेम्परेचर पे अपने आप ट्रांसफ़र हो जाएगा हीट, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। नाउ क्या कहता है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रिजर्वायर रीजन टू हाई टेम्परेचर वन रिक्वायर्स स्पेशल डिवाइस, और उस डिवाइस को क्या कहते हैं, हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। ठीक है, तो रेफ्रिजरेटर में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ये होता है हमारा कंप्रेसर क्या करता है, वेपर को कंप्रेस करता है और सप्लाई करता है कहाँ तक, कंडेंसर के इनलेट पॉइंट पे। कंडेंसर का करता है हीट जो है रिजेक्ट करता है सराउंडिंग को, फिर ये जाता है एक्सपेंशन वाल्व पे। एक्सपेंशन वाल्व में आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन होता है, आइसेंथैल्पिक एक्सपेंशन के बाद ये कहाँ पहुँचता है, इवेपोरेटर में। ये आपका कंप्लीट साइकिल हो गया। ठीक है,
और इवेपोरेटर का काम क्या होता है, जहाँ पे रेफ्रिजरेटेड स्पेस, जहाँ पे हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है, वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, ठीक है। नाउ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग रेफ्रिजरेटर और हीट पंप का डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये हाई टेम्परेचर सोर्स हो गया जहाँ पे हमें हीट सप्लाई करना होता है, और ये हमारा जो है लो टेम्परेचर सिंक होता है जहाँ पे हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। W हमारा वर्क इनपुट इसमें करना होता है, तो ये रेफ्रिजरेटर का एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पे हमें लो टेम्परेचर मेंटेन करना है और कुछ वर्क इनपुट करना पड़ता है, तो इस टाइप के डिवाइस को क्या कहते हैं, हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं। नाउ क्या कहलाता है, एफिशिएंसी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। ये चीज़ याद रखना आपको, COP कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, 2-3 क्वेश्चन तो इस टॉपिक पे आने ही आने हैं, ठीक है। नाउ COP ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू डिजायर्ड आउटपुट अपॉन रिक्वायर्ड इनपुट। डिजायर्ड आउटपुट हमारा क्या होता है, रेफ्रिजरेटर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स गिव्स W नेट इज इक्वल टू Q हायर माइनस Q लोअर। तो यहाँ से आ जाता है कि COP इज ऑलवेज ग्रेटर दैन 1, ग्रेटर दैन 1, हमेशा COP ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम हीट पंप की बात कर लेते हैं, COP ऑफ हीट पंप, इसमें क्या होगा, डिजायर्ड आउटपुट हमारा क्या होता है, QH, जो कि हायर टेम्परेचर रिजर्वायर पे सप्लाई किया जाता है, QH वही हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है किसमें, हीट पंप में, और W नेट हमारा वर्क इनपुट हो जाता है। तो यहाँ से COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर, ठीक है। क्या होता है, COP ऑफ HP इज इक्वल टू 1 प्लस COP ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर के COP में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो ये किसका COP हो जाता है, हीट पंप का। नाउ क्लासियस स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस दैट ऑपरेट्स। क्या कहता है, यह इम्पॉसिबल है कि किसी ऐसे डिवाइस को बनाना जो कि एक साइकिल में ऑपरेट हो रहा हो, एंड प्रोड्यूस नो इफेक्ट, और कोई इफेक्ट ना प्रोड्यूस करे, अदर दैन द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम ए लोअर टेम्परेचर बॉडी टू ए हायर टेम्परेचर बॉडी। मतलब ये जो डिवाइस बनाया गया है इसमें क्या हो रहा है, W नेट 0 है और ये लो टेम्परेचर से हीट ले रहा है और हाई टेम्परेचर पे सप्लाई कर दे रहा है, 5 किलो जूल ले रहा है और 5 किलो जूल सप्लाई कर दे रहा है। तो ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो कि केवल 2 टेम्परेचर रिजर्वायर से जो है इंटरेक्शन करके लो टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को सप्लाई करके हायर टेम्परेचर रिजर्वायर पे रिजेक्ट करे, ठीक है। अल्टरनेटिवली क्या कह रहा है, नो रेफ्रिजरेटर कैन ऑपरेट अनलेस इट्स कंप्रेसर इज सप्लाइड विद एक्सटर्नल पावर सोर्स। बिना एक्सटर्नल पावर सोर्स सप्लाई किए कोई भी क्लासियस जो है साइकिल नहीं बन सकता है, या फिर रेफ्रिजरेटर वर्क नहीं करेगा। नाउ ये स्टेटमेंट सिंपल, इसको याद रखना है, इसको आपको डेरिवेशन तो करना नहीं है क्योंकि आप रिटर्न एग्जाम में SSC का रिटर्न एग्जाम नहीं देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है इसका, वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक स्टेटमेंट रिजल्ट्स इन वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट। अगर वायलेशन ऑफ केल्विन प्लांक KP स्टेटमेंट हो रहा है तो वहाँ पे वायलेशन ऑफ क्लासियस स्टेटमेंट भी होगा, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में 2-1 टॉपिक और बचे हैं तो उनको कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि देखिए आप लोगों के लिए ही मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, और मटेरियल जो है कलेक्ट करके उसको मेंटेन करके बनाने के बाद ही मैं आप लोगों से शेयर कर पाता हूँ, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।